हेलो बच्चों, जैसा कि थंबनेल आपको दिखा, आज हम लोग EMI AC का दो बड़े क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। दो बड़े क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है AC जनरेटर और ट्रांसफार्मर। दोनों क्वेश्चन हमारे पुराने सिलेबस में 5 मार्क्स के थे, आज भी आपके 5 मार्क्स के बने हुए हैं। AC जनरेटर और अल्टरनेटिंग करंट, तो दोनों टॉपिक को एक एक करके कवर करते हैं। फुल क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन, वर्किंग डायग्राम और थ्योरी के साथ। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं AC जनरेटर। AC जनरेटर को 2-3 नाम से जाना जाता है। इसको AC जनरेटर भी हम लोग कहते हैं, इसको अल्टरनेटर भी कहते हैं, इसको AC डायनेमो भी कहते हैं। इसका 3 नाम है, AC जनरेटर, अल्टरनेटर और AC डायनेमो। DC डायनेमो भी होता है। तो इस टॉपिक का 3 नाम से हम लोग करते हैं, AC डायनेमो के नाम से, अल्टरनेटर के नाम से और AC जनरेटर के नाम से। सबसे पहले ये क्या है? AC जनरेटर आर द डिवाइस। जैसे आप शादी में देखे होंगे, जो जनरेटर हमारे घरों में आता है शादी में, जिसमें हम लोग डीजल डाल के चालू करते हैं और फिर देखिए उसमें 2 पार्ट होता है। जिसमें डीजल डाल के हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो तो एक मशीन हो गया, वो सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी देता है। लेकिन उससे कनेक्टेड एक छोटा सा होता है बड़ा पार्ट का, मतलब जिसमें हरा जैसा होता है, जिसमें प्लास्टिक बांध के रखता है, जिससे तार बाहर निकलती है, वो है AC जनरेटर। इस बड़ा मशीन का तो बहुत सारा काम है। इससे तो हम लोग खेत में पानी भी निकालते हैं, गाड़ी भी आप चलाते देखे हैं, आटा मिल में इससे आटा भी पिसाया जाता है, गेहूँ पिसाया जाता है। तो ये तो एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी हमको देता है। बट AC जनरेटर वो हरा वाला पार्ट है जो इससे पुल्ली के थ्रू कनेक्टेड होता है। AC जनरेटर आर द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी देता है ये मशीन, जिसमें हम लोग डीजल डाल के स्टार्ट करते हैं, और ये इसका मैकेनिकल एनर्जी को लेके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग देखते हैं AC जनरेटर क्या है। द डिवाइस AC जनरेटर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहली बात, AC जनरेटर क्या है? द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। दूसरी बात, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। तीसरा, अब इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला आर्मेचर कॉइल, दूसरा स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, तीसरा स्लिप रिंग और चौथा कार्बन ब्रश। ये चारों को अगर एक पिक्चर में आप यहाँ देख लें तो हम चारों को डील कर सकते हैं। गौर करें इस पिक्चर के ऊपर। ये जो बीच में चरफुट कॉइल ABCD देख रहे हैं, ये हमारा आर्मेचर कॉइल है जो 2 मैग्नेट के बीच में रोटेट करता है। तो ये हो गया मेरा आर्मेचर कॉइल जो रेक्टेंगुलर टाइप का कॉइल है। ये हमारा फील्ड मैग्नेट है जो रेक्टेंगुलर, क्या नाम है, जो आपका सिलिंड्रिकल शेप का है। ये 2 हमारा स्लिप रिंग है और ये 2 कार्बन ब्रश है। अब चारों का कंस्ट्रक्शन में आपको हम रोल लेकर आते हैं। कंस्ट्रक्शन, आर्मेचर कॉइल ABCD कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर उन ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। यानी कि जो आर्मेचर कॉइल हमारा बनाया जाता है, ये सॉफ्ट आयरन के कोर पर इंसुलेटेड कॉपर वायर का मिनी टर्निंग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो आर्मेचर कॉइल ABCD कंसिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर उन ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन का कोर के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर का हम लोग मिनी टर्न्स मारते हैं। और आखिर अगर गाड़ी उड़ी में जो हम लोग डायनेमो यूज़ करते हैं उसमें तो गोल तरीके का होता है, बट यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर टाइप का है। तो आर्मेचर कॉइल ABCD कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। दूसरा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, या तो बहुत सारे बुक में फील्ड मैग्नेट भी लिखा हुआ है। फील्ड मैग्नेट या स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। फील्ड मैग्नेट की जगह पे हम लोग परमानेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग परमानेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेट हुज पोल्स आर सिलिंड्रिकल इन शेप। दोनों का पोल सिलिंड्रिकल है, गोल जैसा। हुज पोल्स आर सिलिंड्रिकल इन शेप व्हिच प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द गैप। आर्मेचर कॉइल रोटेट इन फील्ड मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। क्या बोला गया इसमें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट क्या है? जो हमने जो परमानेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जो सिलिंड्रिकल शेप का है, ये दोनों गैप के अक्रॉस में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और आर्मेचर कॉइल इसी फील्ड मैग्नेट के अंदर रोटेट करती है। और लास्ट में एक लाइन है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अलॉन्ग ये बीच से रोटेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। तीसरा है स्लिप रिंग, जो S1 S2 हम लोग देख रहे हैं। The two end of armature coil are connected to 2 brass slip ring S1 and S2. These ring rotate along with the armature coil. यानी कि आर्मेचर कॉइल का दोनों एंड, पहला एंड और दूसरा एंड, 2 कॉइल से कनेक्टेड है।
एक S1 और एक S2, दो स्लिप रिंग से कनेक्टेड है। और ध्यान देते हैं कि स्लिप रिंग आर्मेचर के साथ रोटेट करती है। आर्मेचर अगर हमें रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बार बार काटता है तो स्लिप रिंग भी हमारा आर्मेचर कॉइल के साथ रोटेट करता है। बट इसके रोटेशन में एक ड्रामा है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। एक रोटेट करता है आगे, एक रोटेट करता है पीछे, क्योंकि हमको करंट लेना है अल्टरनेटिंग नेचर का। कार्बन ब्रश, 2 कार्बन ब्रश B1 एंड B2, जो कि बगल में इसको सिर्फ प्रेस करके रखा है। 2 कार्बन ब्रश B1 एंड B2 आर प्रेस्ड अगेंस्ट स्लिप रिंग। ब्रश डू नॉट रोटेट, ब्रश रोटेट नहीं करता है। एंड अल्टरनेटिंग करंट ऑब्टेन्ड अक्रॉस द ब्रश, ब्रश रोटेट हमारा करता नहीं है। और जो अल्टरनेटिंग करंट हमको मिलता है इसी ब्रश के, इसी कार्बन ब्रश के अक्रॉस हमको ऑब्टेन्ड होता है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा था लोड। तो 4 पार्ट, पहला आर्मेचर कॉइल जो कि चरखुट कॉइल है, सॉफ्ट आयरन के कोर के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर का टर्निंग हम लोग लगाते हैं, जो कि फील्ड मैग्नेट के बीच में रोटेट करता है। फील्ड मैग्नेट, 2 परमानेंट मैग्नेट या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि सिलिंड्रिकल शेप का है, उसका काम है दोनों गैप के बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना, और आर्मेचर कॉइल इसमें रोटेट करती है। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है। 2 स्लिप रिंग जो कि आर्मेचर कॉइल के दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, और स्लिप रिंग आर्मेचर कॉइल के साथ रोटेट करती है। लास्ट में हमारा ब्रश है, 2 कार्बन ब्रश, जो कि रोटेट तो नहीं करता है, सिर्फ स्लिप रिंग को प्रेस करके रखता है। और कार्बन ब्रश के थ्रू ही हमारा DC AC आउटपुट ऑब्टेन हम लोग करते हैं। यानी यहाँ पे बल्ब लगाइए या लोड लगा दीजिए। अब हम लोग देखते हैं वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है। व्हेन आर्मेचर कॉइल रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर आर्मेचर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है तो इट कंटिन्यू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को काटेगा। When armature coil rotate in magnetic field, it cut the magnetic field lines, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को बार बार वो काटेगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स काटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, जैसा कि हम लोग EMI में सुने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता क्या है, द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय वेरी मैग्नेटिक फील्ड, बाय कटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेन आर्मेचर कॉइल रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, इट कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस एंड इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन द कॉइल। अगर आर्मेचर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में बार बार घूम रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को बार बार काट रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बार बार अगर काटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज करेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स से प्रोड्यूस करने से यहीं पर हम EMI चिपकाएंगे, द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय वेरी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एंड इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन द कॉइल। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जो इंड्यूस्ड EMF हमको मिलेगा उसको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम लोग लेंगे। अब यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोला कि तीनों उंगली को हम एक साथ परपेंडिकुलर खड़ा करेंगे, फर्स्ट वाली फिंगर को, जिसमें ये इंडेक्स फिंगर आपको दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड का दिशा, ये दिखाएगा सेंट्रल फिंगर करंट का दिशा, और ये दिखाएगा फोर्स का दिशा। तो जो हमको AC आउटपुट मिलेगा उसका डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हाँ बट ब्रश का हम बोले तो शुरू में ब्रश का रोटेशन में थोड़ा ड्रामा है। The current flow throughout brush B1 in one direction of half of the revolution। फिर से, the current flow out through brush B1 in one direction in half of the revolution and through brush B2 in next half revolution in the reverse direction। जो करंट हमको मिलती है पहला ब्रश से मिलता है एक रोटेशन में, मतलब हाफ रिवोल्यूशन आगे से, और फिर एक दूसरा मिलता है पीछे से। द करंट फ्लो आउट थ्रू ब्रश B1 इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, इन हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन, एंड थ्रू ब्रश B2 इन नेक्स्ट हाफ रिवोल्यूशन इन देयर रिवर्स डायरेक्शन। एक आगे एक पीछे, एक आगे और एक पीछे, इन देयर रिवर्स डायरेक्शन। दिस प्रोसेस रिपीट्स एंड वी गेट अल्टरनेटिंग करंट। ये प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट होती रहती है और हमें करंट अल्टरनेटिंग नेचर का मिलता है, एक ऊपर से एक नीचे से। अब हम लोग देखते हैं इसका थ्योरी। अब इसका थ्योरी पे हम लोग थोड़ा जूम करते हैं क्योंकि मेन पार्ट हमारा थ्योरी है। मान लिया कंसीडर द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये बात तो शुरू में आपको बोला था, द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड बी। लेट कॉइल रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड थीटा इज द एंगल मैक्स विथ नॉर्मल टू द कॉइल। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि हम लोग कभी सुने हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। The component of magnetic field normal to the plane is B is equal to B cos theta। अब यहाँ थोड़ा हम लोग देखते हैं, अगर ये हमारा फील्ड मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बीच में अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर ये कॉइल है, अगर ये एंगल हमारा थीटा है, तो B का जो कंपोनेंट होगा ये 2 पार्ट में जाएगा। तो नॉर्मल के साथ हो जाएगा B cos थीटा, क्योंकि जिधर थीटा उधर cos, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा B cos थीटा। तो द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन पे नॉर्मल,
प्लेन पे नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन, तो नॉर्मल वाला हो जाएगा बी कॉस थीटा। अगर ये थीटा है तो जिधर थीटा उधर कॉस, तो ये कंपोनेंट हमारा हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो बी इक्वल टू बी कॉस थीटा और थीटा के जगह पे हम लोग चिपकाते हैं ओमेगा टी, यानी कि बी कॉस ओमेगा टी। तो ये तो हमने निकाल लिया द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन, ये हमने निकाला कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन, बी इक्वल टू बी कॉस थीटा और थीटा के जगह पे ओमेगा टी। अब निकालते हैं हम लोग चेंज इन फ्लक्स। सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू बी ए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इक्वल टू बी ए। तो बी को हम लोग उठाते हैं जो हमारा कंपोनेंट नॉर्मल टू द है, तो b के जगह पे b कॉस ओमेगा टी इंटू ए, ये हमारा निकल गया फ्लक्स, ये हमारा हो गया फ्लक्स। अब फ्लक्स के बाद हम लोग सीधे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी। अब फाई की जगह पे डालते हैं b कॉस ओमेगा टी इंटू ए, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब बी ए को बाहर निकाल के हम लोग कॉस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो माइनस बाहर में था, बी ए बाहर निकाले और डिफ्रेंशिएशन के चक्कर में पड़ गया कॉस ओमेगा टी। और जब कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो मिला के हमारा ई एम एफ का जो रिजल्ट हुआ वो हो गया E इज इक्वल टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर आते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या बना, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जहाँ एन अगर मैंने बढ़ाया तो एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, ई को अगर मैक्सिमम करना है, ई नॉट करना है, तो साइन थीटा को करना होगा 1, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है हमारा 1। तो अगर ई को मैक्सिमम करना है तो साइन थीटा को करना पड़ेगा 1, और साइन थीटा को अगर हम 1 करते हैं तो इसी रिजल्ट में देखें ई के जगह पे मैक्सिमम ई नॉट, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जब इस पार्ट को तो हम लोग कर रहे हैं 1, तो मैक्सिमम जो ईएमएफ ऑब्टेंड होगा एन बी ए ओमेगा ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम करंट। अब इसी वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहीं पर जाकर हम लोग देखें तो इसके जगह पे हम लोग वैल्यू क्या ला रहे हैं, ई नॉट, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर आर हमारा रेसिस्टेंस पता चल जाए तो हम करंट भी निकाल सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई बाई आर, जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर, तो ई के जगह पे ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। तो थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट को रिपीट कीजिए, एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं कि इस पार्ट को अगर हम लोग पिक्चर में थोड़ा देख लें, ये एंगल है आपका थीटा, तो जो प्लेन पे नॉर्मल होगा दिस कंपोनेंट इज बी कॉस थीटा, जी था। तो द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे हम लोग पुट कर दिए ओमेगा टी। तो कंपोनेंट हमारी हो गई बी कॉस ओमेगा टी। अब बी के थ्रू हम लोग निकाले हैं फ्लक्स, फाई इक्वल टू बी ए, तो बी के जगह पे डालें बी कॉस ओमेगा टी इंटू ए। अब फाई जब हो गए तो फैराडे के साथ जाके हम निकालें ईएमएफ, और ईएमएफ के बाद हम डिफ्रेंशिएट करके ई निकाल चुके हैं, थोड़ा मैक्सिमम में गए, फिर आपको हम दिए करंट। तो ये था हमारा एसी जनरेटर। रफली अगर एसी जनरेटर को हम लोग बात करें तो क्या है, एसी जनरेटर एक डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट में 4 हैं। पहला आर्मेचर कॉइल, फील्ड मैग्नेट, स्लिप रिंग, कार्बन ब्रश, चारों को पिक्चर में आप देखे हैं। इसके बाद ये वर्क कैसे करता है, अगर आर्मेचर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बार बार घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बार बार कट कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार बार कटेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा अकॉर्डिंग टू द एमआई रूल। अब जब इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा तो इसका डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ले लेंगे। अब बाकी बचा थ्योरी में हम लोग पहले बी माने, ओमेगा माने, थीटा माने, और एनी इंस्टेंट पे जो हमने थीटा देखा तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। फिर बी का कंपोनेंट देखा था, कंपोनेंट ऑफ बी नॉर्मल टू द जो प्लेन हमारा था वो था बी कॉस थीटा। अब बी निकालने के बाद हम लोग फ्लक्स निकाले, फ्लक्स के बाद हम लोग चले गए फैराडेज लॉ के पास, फैराडेज लॉ से हम आपको दे दिए ईएमएफ, लास्ट में हम लोग देखा मैक्सिमम। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर, दोनों इंस्ट्रूमेंट एक साथ हमको कवर करना है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, देखिए ट्रांसफार्मर के 2 स्टेटमेंट, द डिवाइस विच इंक्रीज और डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, आप ये भी बोल सकते हैं। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है, आप ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बेटर और सुंदर और बड़ा लिखने का मन है तो ये है, द डिवाइस विच कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट एंड वाइस वर्सा। वंस अगेन, एक बार फिर से, द डिवाइस विच कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इंटू हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। तो वाइस वर्सा में मैंने क्या छुपा दिया, वाइस वर्सा में हम छुपाए हैं इसका उल्टा, विच कन्वर्ट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट इंटू लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट। तो दोनों बात को हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट
लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इंटू हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। अब ये दोनों पार्ट को हम इसके टाइप में दिखाते हैं। चलिए इसका प्रिंसिपल, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जैसा कि म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग पहले से सुन चुके हैं, व्हेन एवर देयर इज करंट फ्लो थ्रू प्राइमरी कॉइल देन इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन नियर बाय कॉइल या तो सेकेंडरी कॉइल। तो ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ ट्रांसफार्मर कितने टाइप की होती है? देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन। दोनों ट्रांसफार्मर को एक्सपोज करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाता है, विच इंक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। स्टेप डाउन विच डिक्रीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। या तो बड़ा स्टेटमेंट पे अगर हम जाएं, इट कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट। इधर है इट कन्वर्ट हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट इनटू लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट। एक बार फिर से धीरे से सुनते हैं। अ स्टेप अप कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट। तो हो तो गया लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। इधर है हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट। हो तो गई हाई टू लो। अब पिक्चर में दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स देखते हैं, कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा है। अगर कम से ज़्यादा होगा तो स्टेप अप है, लेकिन इसमें देखें प्राइमरी में ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है, ज़्यादा से कम होगा तो स्टेप डाउन है। तो स्टेप अप स्टेप डाउन में क्या डिफरेंस है हमने देखा, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज बढ़ाए जो घटाए। प्राइमरी में कम टर्न, सेकेंडरी में ज़्यादा, प्राइमरी में ज़्यादा, सेकेंडरी में कम। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। सबसे इजी कंस्ट्रक्शन हमारे इसके हैं। एक मैंने कॉइल बनाया, एक सॉफ्ट आयरन का कोर लिया, इस पर दो कॉइल अरेंज किया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल को जोड़ा इनपुट से, एसी इनपुट से, और सेकेंडरी कॉइल में है लोड, जिससे हम लोग आउटपुट ऑब्टेन कर रहे हैं। इट कंसिस्ट टू सेपरेट कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड ऑन सेम आयरन कोर। एक सेम आयरन कोर है, दिस इज सेम आयरन कोर, इस पर दो सेपरेट कॉइल को हमने बनाया है। इट कंसिस्ट टू सेपरेट कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड ऑन सेम आयरन कोर। One coil is connected with AC input called primary coil या primary circuit and another coil is connected to load called secondary coil या secondary circuit। जो पहला coil है primary, इसको मैंने AC input से जोड़ा, it is called primary coil और primary circuit। और another coil जो दूसरा coil है जो दूसरे तरफ है, जिसको load से जोड़ा, it is secondary coil और secondary circuit। नीचे थ्योरी, when alternating current flow through primary coil EP then according to mutual induction induced EMF developed in secondary coil। yes, मान लेते हैं let NP and NS be the number of turns in both coil respectively, then according to Faraday law induced EMF in primary coil EP, प्राइमरी से हम लोग इनपुट लिए हैं, EP इज इक्वल टू माइनस NP d∅dt, जो रिलेशन फैराडे लिखता था E इज इक्वल टू d∅dt, बट इसमें सिर्फ मैंने लगा दिया N नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। अगर प्राइमरी का मीटर हो तो यहाँ PP करेंगे, सेकेंडरी का मीटर हो तो यहाँ SS करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल EP इज इक्वल टू माइनस NP d∅dt और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल NS इज इक्वल टू माइनस NS d∅dt। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब हम करते हैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। तो ES बाई EP इज इक्वल टू माइनस NS d∅ dt माइनस NP d∅ dt, दोनों तरफ से d∅ dt को हम लोग काटते हैं और माइनस माइनस को भी काटते हैं। तो क्या आई, ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP। NS बाई NP एक कांस्टेंट है, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या तो टर्न्स रेशियो। इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या तो टर्न्स रेशियो। तो ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP इज इक्वल टू K इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टर्न्स रेशियो। अब K पे हम लोग बात करेंगे। अगर K का वैल्यू 1 से कम हुआ, K एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इट मे बी 1 से ज़्यादा या 1 से कम। अगर K का वैल्यू 1 से कम हुआ तो इसका मतलब ये कम होने का मतलब NS कम होगी। अब NS अगर कम हो गई NP से, यानी ES कम हो जाएगी EP से, और ES कम EP ज़्यादा, ES कम EP ज़्यादा, मतलब प्राइमरी ज़्यादा सेकेंडरी कम, यानी कि हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर से अगर K का वैल्यू 1 से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब NS ज़्यादा है NP से, मतलब ES ज़्यादा है EP से, मतलब सेकेंडरी का ज़्यादा प्राइमरी का कम, जिसमें हम दिए हैं वो कम और सेकेंडरी का ज़्यादा, इसका मतलब तो बढ़ रहा है, ये हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K के वैल्यू से हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। अब हम लोग देखते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर इज ए कंसेप्ट, ओनली इमेजिनेशन कंसेप्ट है। ऐसा कोई ट्रांसफार्मर होता नहीं है जो कि आइडियल पूरी तरह से हो, क्योंकि कोई ऐसे ट्रांसफार्मर नहीं होते हैं जिसका इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों आपस में बराबर हो जाए। बट आइडियल ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट बोलता है इन विच नो एनर्जी लॉस, जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर,
तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास पहले से है, P = VI। P = VI, VI की जगह पे हम लोग लिखते हैं EI। तो P = EI। तो हम लोग जो आउटपुट पावर लेते हैं किससे, सेकेंडरी से, तो आउटपुट पावर के जगह पे किए EI, तो ESIS, और इनपुट पावर किए प्राइमरी से EP/IP। और इसको हम लोग नीचे से भी लिख सकते हैं ES/EP = IP/IS, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख ले ही आ जाएगा। तो रियल आइडियल ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी होता है 100%, बट इट इज़ ए इमेजिनेशन। कोई ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं है जिसका ईटा कोफिशिएंट ऑफ मतलब कोफिशिएंट ऑफ इफिशियंसी जो कि हो जाए 100%, ऐसा होता नहीं है। रियल ट्रांसफार्मर का कोफिशिएंट ऑफ इफिशियंसी लगभग 90 से 95% तक होती है। तो जब कोई ट्रांसफार्मर रियल होते नहीं है, सारे आइडियल होते हैं, इसका मतलब है 100% ही पावर को प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट नहीं करता है, हमने कुछ ना कुछ ये एनर्जी वेस्ट करता है। तो जब 90 से 95% तक उसकी इफिशियंसी है तो पावर लॉस किस रूप में करता है। तो रियल ट्रांसफार्मर का पावर लॉस हम लोग देखते हैं कुछ अलग अलग रूपों में होती है। तो ऊपर एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर एनर्जी लॉस किस फॉर्म में करता है। पहला कॉपर लॉस, जैसे ट्रांसफार्मर जो सेम आयरन के कोर पे हमने प्राइमरी कॉल और सेकेंडरी कॉल जो बनाया था वो सॉफ्ट आयरन का कोर था, मतलब इंसुलेटेड कॉपर वायर था। अब कॉपर वायर से अगर करंट फ्लो करेगी, उसकी खुद की रेसिस्टेंस होती है तो एक हीट जनरेट करेगा, H = I²RT। तो हीट पैदा करके जो एनर्जी वेस्ट करेगा इट इज़ कॉपर लॉस। दूसरा है इट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग थिक वायर, यानी कॉपर लॉस को कुछ हद तक हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग थिक वायर, मोटा वायर यूज़ करके हम इसको कम कर सकते हैं। दूसरा फ्लक्स लॉस। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का कपलिंग कभी कभी परफेक्ट नहीं होता है, दोनों का नंबर ऑफ टर्न्स बराबर अगर नहीं होगी तो कुछ एनर्जी लॉस करेगा। तो कपलिंग परफेक्ट नहीं होने के कारण प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स प्राइमरी का और फ्लक्स सेकेंडरी का टोटल मैच नहीं करता है तो कुछ एनर्जी वेस्ट होती है, इट इज़ फ्लक्स लॉस। तीसरा है एरर लॉस, जिसमें ईडी करंट लॉस। कभी मैंने आपको बताया ईडी करंट क्या होता है, द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस इन द मेटल इटसेल्फ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्विडिटी। तो ईडी करंट के द्वारा जो लॉस करता है इट इज़ एरर लॉस। एक होता है हिस्टरेसिस लॉस, अगर मैग्नेट है, अगर हमारा आयरन कोर है और उसको हम लोग करंट दें तो धीरे धीरे मैग्नेटाइज होगा, फिर ख़त्म करें तो डीमैग्नेटाइज होगी। तो कंटिन्यू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज में जो लॉस होता है इट इज़ हिस्टरेसिस लॉस। और एक लॉस ड्यू टू वाइब्रेशन या साउंड, कुछ कुछ ट्रांसफार्मर में आप देखे होंगे साउंड पैदा करता है, ह्यूमिंग साउंड, मधुमक्खी का आवाज़, या तो वाइब्रेशन पैदा करता है। तो वाइब्रेशन भी जो पैदा करता है मेरा एनर्जी वेस्ट करता है। हिस्टरेसिस लूज जो होता है वो मेरा ही एनर्जी वेस्ट करता है। आयरन लॉस में मेरा ही एनर्जी लूज होता है। फ्लक्स लॉस मेरा ही लॉस है। तो कुल मिला के अगर सब में 1% भी लॉस हम करें तो लगभग 5% लॉस। तो कोई भी रियल ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 100% कैसे हो सकता है। तो रियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अप टू 90 to 95% आप मान सकते हैं। तो दो टॉपिक आपने कवर किया, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। जो मेरा मकसद है आपको नोट्स बनाना है, रिवीजन का भी करना है, तो एक स्क्रीनशॉट आप लीजिए। और एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर 100% की गारंटी आपके बोर्ड एग्जाम में दोनों में कोई ना कोई एक तो होना ही है, इसलिए ये दोनों टॉपिक से कोई कोताही नहीं। ठीक है, थैंक यू।